Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Adyan Path, and today we will be doing our lecture 3, that is parts, articles and schedules. This is one of the most important topic for any pieces prelims examination and इसमें से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे यूपी पीसीएस है, उसमें जब आप अभी हम जब पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे करने, तो आप देखना कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, सीधा सिंपल सिंपल आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछेंगे। जैसे पार्ट सेकंड पूछ लिया, उसको हमें बताना है। आर्टिकल 360 पूछ लिया क्या होता है, ऐसे मैच द फॉलोइंग्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं ये। और स्केड्यूल्स हैं, जैसे इस स्केड्यूल में कौन सा है या फिर ये स्केड्यूल कौन से अमेंडमेंट के साथ आया था, तो ऐसे करके इसमें से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, दिस इज द चैप्टर 3। और इसमें मैं हमें ऐसे यूज करना है जैसे आपने पहले वाले लेक्चर्स को यूज किया था। मैं क्वेश्चन बोलूंगी, आप उसको पॉज करके उसका आंसर लिखें, और फिर जब मैं आंसर बताऊंगी तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इस वाले लेक्चर का मेन पर्सपेक्टिव ही यही है कि हमें इन्हें पढ़ना कैसे है, इसमें से पैटर्न क्या बनता है, तो हम वो चीज देखेंगे इसमें। जैसे अभी ये कुछ पीवाईक्यूज है, मैंने जो पीसीएस एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे गए हैं। जनरली मैंने वही वाले क्वेश्चंस उठाए हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। Consider the following subjects and arrange them in sequential order as mentioned in the Constitution. तो एक पैटर्न तो ये बनता है, उसमें आपसे पूछ लेंगे कि हमें वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमें इन्हें लगाना है। तो चलो देख लेते हैं। फर्स्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो फिर वही है, हमें अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और एलिमिनेशन यूज करनी है। हमें पता है कि जो फर्स्ट है वो तो यूनियन टेरिटरी ही होगा, है ना, क्योंकि यूनियन टेरिटरी पार्ट वन में आता है। पार्ट वन में यूनियन टेरिटरी है, और कौन से आर्टिकल्स कवर करता है? आर्टिकल 1 to 4। देखो, जो भी एडिशनल फैक्ट होंगे थोड़े बहुत, वो हम इसे डिस्कस कर लेंगे। फिर हमें पता है कि पार्ट वन में तो चलो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आ गया, जिसमें आर्टिकल 1 to 4 होता है। तो इसका आंसर तो वन होगा। देखो, हमें यहाँ पे पता चल गया। सपोज करो वन कहीं और भी होता, तो फिर हमें क्या देखना था? हमें देखना था कि सिटीजनशिप ये आता है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में, और जो आर्टिकल्स कवर करता है वो है 5 to 11। आर्टिकल 5 to 11, राइट। तो इसका आंसर है ए, दैट इज 1342। सबसे पहले आएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, फिर सिटीजनशिप, फिर आएगा हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। डीपीएसपी हमारा कौन से में है? पार्ट 4 में। और फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट 4 ए में। ओके, फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका आंसर हमें पता चल गया है कि ये है 1342। तो आपको इसमें क्या करना है, जो पार्ट्स है ना वो बाय हार्ट याद करने हैं, राइट। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। ओके, पार्ट 4 and Part 14A were added by the 42nd Amendment 1976, and Part 9A was added by the 74th Amendment Act 1992, and Part 9B was added by the 97th Amendment Act 2011। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पार्ट से रिलेटेड है। एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पता है कि 22 पार्ट्स, राइट। तो जो पार्ट 4A है, हम पार्ट कौन सा था? ए। तो ये हमारे कौन से अमेंडमेंट के साथ आया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, नेक्स्ट 9th ए। तो ये था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बी बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। अगर अब हम देखें कि जो ये 4th ए है, ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, जो अभी हमने डिस्कस किया, राइट। डीपीएसपी के बाद आता है। 14A क्या है? ट्राइब्यूनल्स। आर्टिकल 323A से 323B।
ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल कौन सा है? 51A। फिर हम अगर 9A की बात करेंगे तो इट्स म्यूनिसिपैलिटीज। जो ये आता है आर्टिकल 243P से लेके 243ZZ तक। 243P से 243ZG। ठीक है। और ये 9B वाला है द कोऑपरेटिव सोसाइटी। द कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका आर्टिकल जो आर्टिकल्स कौन से हैं? 243ZH से 243ZT तक। 243ZH से 243ZT। ओके। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें से नॉर्मल जनरल क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज था, ये जैसे स्टेटमेंट में पूछेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटी इज इंक्लूडेड इन पार्ट 4A एंड इट वाज एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? 42nd की जगह आपको वो 44 दे सकते हैं, कंफ्यूजन। तो आपको याद रखना है कि वो 42nd है। इसमें से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which part of our constitution envisages a three-tier system of पंचायत? ठीक है। अब हमें बताना है 9th A में जब म्यूनिसिपैलिटीज है तो इसका आंसर क्या होगा? पार्ट 9। ठीक है। 1992 में 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो हमें पता है कि जो 73 अमेंडमेंट है इट इज अबाउट द रूरल लोकल गवर्नमेंट विच इज नोन एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है। इसके थोड़े से देख लेते हैं। 1992 में 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ठीक है। जो 73 है इट इज अबाउट द रूरल लोकल गवर्नमेंट दैट इज विच इज नोन एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है। एंड 74th इज रिलेटेड टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। 73 अमेंडमेंट introduces three-tier पंचायत सिस्टम इन पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। यही इसका आंसर है। एट द बेस लेवल क्या है? ग्राम पंचायत, जो कवर करता है सारे विलेज को और ग्रुप्स ऑफ विलेज को। और इंटरमीडिएटरी लेवल पे कौन सा है? मंडल पंचायत। और इंटरमीडिएटरी लेवल क्या? इट नीडेड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्मॉलर स्टेट्स जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? लेस देन 20 लाख। ये जब हम बाद में लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस करेंगे तो हम उसमें कवर कर लेंगे। अभी हमारा मेन फोकस किस पे है कि पार्ट 9 में क्या है? थ्री टीयर सिस्टम ऑफ पंचायत। मतलब 73rd अमेंडमेंट एक्ट से रूरल लोकल गवर्नमेंट आया था और 74th से अर्बन लोकल गवर्नमेंट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट? तो इसका आंसर है पार्ट 11 एंड चैप्टर 1। जो पार्ट 11th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डील करता है विद रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। और जो चैप्टर 1 है इट इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो ये जो चैप्टर 1 है इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है। वेयर जो चैप्टर 2 है इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। चैप्टर 1 तो हमने देखे। चैप्टर जो 2 है एंड इट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है। और पार्ट 12 है वो डील्स विद द पार्ट 12 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। पार्ट 11 में तो हमने देख लिया। चैप्टर 1 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है और चैप्टर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है। वेयर एज पार्ट जो 12 है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स की बात करता है। ठीक है। किसकी बात करता है? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। ठीक है। इनकी बात करता है। ये प्रीवियस ईयर PYQ ही है जो यूपी PCS में पूछा गया हुआ है। ठीक है।
तो थोड़ा इसलिए ये इन डिटेल में जाता है। देखो अगर ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन में भी सेम आ सकता है, लेकिन इसका जो पैटर्न होगा या उसकी जो फॉर्मेशन होगी वो थोड़ी से डिफरेंट हो जाएगी। जैसे अभी आपने इसमें चैप्टर 1 देखा है, तो वो क्या पता नेक्स्ट में ये पूछ ले कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन स्टेट्स है, ठीक है, वो कौन से चैप्टर में इंक्लूडेड है, पार्ट 11 के। ये क्वेश्चन आ सकता है ना। और चैप्टर 2 है, इट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 11 है, इट डील्स विद व्हाट, तो उसमें आ सकता है लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, फाइनेंस रिलेशंस, या प्रॉपर्टी, अबाउट प्रॉपर्टी राइट्स, तो उसमें आंसर क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। तो इसलिए ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमने ऊपर देखा था, पार्ट 1 कौन सा था, यूनियन टेरिटरीज वाला, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 कौन सा हमने देखा था, सिटीजनशिप। तो अगर हम ये देखें तो इसमें करेक्टली मैच पूछा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो ये बिल्कुल। फिर आ जाता है पार्ट 4A ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर हमने ये भी देखा था ऊपर कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से में थी, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें पूछा ही करेक्टली मैच्ड है, तो जब क्वेश्चन पढ़े तो प्लीज उसे ध्यान से पढ़े। कई बार क्या होता है, इट्स नॉट करेक्टली मैच्ड आ जाता है लिखा हुआ, वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। यहाँ फिफ्थ है, फिफ्थ में नहीं आता डीपीएसपी, हमें पता है वो आता है फोर्थ में, और फोर्थ ए में फंडामेंटल ड्यूटीज। और जो फिफ्थ है वो हमारा यूनियन गवर्नमेंट डिस्कस करता है, क्या डिस्कस करता है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। कुछ फैक्ट्स जो इससे यही थे कि जो हमें पता था पार्ट 5 है वो यूनियन गवर्नमेंट से करता है, और जो आर्टिकल्स हैं कौन से 52 से 151 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मेनली ज्यादातर जो है ऐसे बन जाते हैं, या तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, या फिर मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग वाला ही है, कि जो पार्ट 9th है, अभी हमने ऊपर देखा था, उसका बताना है। हमें पता है कि पार्ट 9th जो है वो 3 है, दैट इज पंचायत से। और हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था कि जो 9th A है वो म्यूनिसिपैलिटीज है, तो हमें दो का तो आइडिया लग ही गया है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि पार्ट का ए का 3 है, ए का जहां 3 है ऑब्वियस सी बात है, आंसर तो यही होने वाला है। डी का 2 है, तो रीचेक कर लिया और हमें पता चल गया कि आंसर इसका यही है, ठीक है। बी का 1 है, जिसमें सिर्फ यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने इतने बड़े पढ़ा है, फोर्थ ए मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका आंसर क्या होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्ट 16 of the Indian Constitution is related to, it is related to special provision for certain classes. इसमें कौन से आर्टिकल इंक्लूड है, पार्ट 16 की अगर बात करें तो हम इसमें देखते हैं कि आर्टिकल 330 से 342 तक होते हैं, which deals with the special provisions relating to certain class, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी, दैट इज स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। इससे पहले कि हम आर्टिकल्स वाले पे चले तो जो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम पार्ट से रिलेटेड, तो एक ब्लैंक पेज पे देखो, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करें जो हमें जनरली पूछे जाते हैं या फिर हमारे ऑप्शंस में होते हैं, जिसकी वजह से हम मैच द फॉलोइंग अगर आ गए तो हमें पता चल जाता है। एक तो सिंपल सा है, सिटीजनशिप पूछ लेते हैं, वो पार्ट 2 में आता है, ठीक है। एक फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो आता है हमारा पार्ट 4A में। और ये पूछ लेते हैं ये कौन से अमेंडमेंट से हुआ है, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इंक्लूड हुआ है, ठीक है। फिर एक थोड़ा यूनियन गवर्नमेंट का है, हमें पता है यूनियन गवर्नमेंट। पार्ट 5 स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अब ऑब्वियस सी बात है हमने यूनियन डिस्कस कर लिया, तो स्टेट गवर्नमेंट कौन सा होगा, 6। फिर एक आ जाता है यूनियन टेरिटरीज। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब लिखा आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज तो वो पार्ट 1 होगा, याद रखें, जब यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज होगा तो इसका होगा पार्ट पार्ट 1। वहीं अगर सिर्फ यूनियन टेरिटरी लिखा है, ठीक है, तो उसका होगा पार्ट
ठीक है। पंचायत समय पता है, 9th पंचायत हो गया, 9th हमें पता है, 9th का भी अभी पढ़ा हमने, म्यूनिसिपालिटीज हो गया, और 9th का भी हमें पता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हमें पूछ लेते हैं कि जो ये 9th वाला है ये 74th अमेंडमेंट से हुआ है, ये 973 से हुआ है, 73 हाँ, अमेंडमेंट एक्ट से, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो है वो हुआ है 97th अमेंडमेंट एक्ट से, 97 अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है। फिर जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो एक तो हमें पता है कि स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की जब बात होती है, स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, हमारा हमारा कौन सा पार्ट आता है, पार्ट 10। ठीक है। फिर बात करते हैं रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब याद रखना इसमें सबसे पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, फिर हमने पार्ट दूसरे में पढ़ा था यूनियन टेरिटरीज जिसमें आर्टिकल 239 से 242 आता है, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है। 8th पार्ट में हमने पढ़ा था यूनियन टेरिटरीज को। अब पूछा है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, तो वो हमारे पार्ट 11 में है जिसमें चैप्टर 1 में लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्कस किया जाता है, और चैप्टर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को। ठीक है। और 12th आता है फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो जनरली पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करें यहाँ पे, नहीं तो आपको सारे पार्ट्स तो पढ़ने ही हैं। एक पूछना जाता है जो ट्राइब्यूनल्स वाला है, ट्राइब्यूनल्स वाला पार्ट 14A। ठीक है। एक पूछ लिया जाता है इलेक्शंस का, इलेक्शंस। कई बार क्या होता है जब ऑप्शन में जो हमें पता होता है, अगर हमें वो चीजें इस हमें उसमें क्लियर है, एलिमिनेट करके हम आंसर को निकाल सकते हैं, मैं इसीलिए बता रही हूँ, नहीं तो आपको पढ़ने तो सारे ही हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज का पूछ लेते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज का। ठीक है। वो आ जाता है हमारा 17th में, और फिर आता है इमरजेंसी प्रोविजन। अब इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ऑफिशियल लेवल वो तो 17th में, और जो इमरजेंसी प्रोविजन है हमारा वो बिल्कुल नेक्स्ट है 18th, पार्ट 18th में। मिसलेनियस 19th में आ जाएगा। अमेंडमेंट की बात करें, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हमारा आ जाता है पार्ट 20 में। ठीक है। टेम्परेरी जो स्पेशल प्रोविजंस होता है, मतलब टेम्परेरी ट्रांजिशन जो स्पेशल प्रोविजंस है वो हमारे पार्ट 21 में आ जाता है। और सबसे लास्ट है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट या अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, वो हमारा पार्ट 22 में आ जाता है। ओके। तो ये थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट थे। इसमें से अगर क्या था, अगर हमें ये भी याद है ना और ये इनमें से ऑप्शन में आता है तो एलिमिनेट करना इजी हो जाता है आंसर को। ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमें इसमें बताना है कि हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स, schedules were there in the original Indian Constitution। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, और कई कई अलग 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 तरीके से। जैसे कई बार पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चंस ऐसे आ जाता है, तो उस टाइम पे अगर आंसर है मोर देन 400 आर्टिकल्स, मतलब ओरिजिनल नहीं पूछा आपसे, सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया है, तो वहां पे आंसर आ जाएगा, अगर लिखा हुआ है तो इट्स मोर देन 400 है। लेकिन अगर ओरिजिनल की बात करेंगे हम, तो ओरिजिनल के टाइम पे हमारे पास कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आ सकता है इसका ओरिजिनली, तो 395 तो हमें पता है। फिर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स और स्केड्यूल्स पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है। पार्ट्स नहीं पूछेंगे, तो ये चीजें हमें पता नहीं चाहिए सिर्फ, लेकिन पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स हम ये तीनों लेके चलते हैं। तो जब ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था ना, तब हमारे पास 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 स्केड्यूल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे। तो ये हमने देख लिया, इसका आंसर है ए, 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स एंड 8 स्केड्यूल्स थे। ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर अराउंड 4, मतलब 400 प्लस है, लाइक 468, मतलब 468 के से अबव ही होंगे हमारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। और अभी हमारे पास कितने स्केड्यूल्स हैं ये भी याद रखना। ये 12 में कंफ्यूज मत होना चाहिए। अब प्रेजेंटली, प्रेजेंट में हमारे पास 12 स्केड्यूल्स हैं, बट ओरिजिनली हमारे पास सिर्फ 8 स्केड्यूल्स थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. The provision that no bill imposition tax can be introduced in the legislature except on the recommendation of the president is covered in the Constitution of India under Article 117. अगर हमें नो बिल इम्पोजिशन टैक्स के बारे में या फिर हमें ये पता है ना, नो हमने बिल्स के बारे में पढ़ा है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा होगा. इट्स आर्टिकल 117, जिसमें ये स्पेशल प्रोविजन है एज टू द फाइनेंशियल बिल्स, जिसमें बिल या अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजंस जो होता है फॉर एनी मैटर रिगार्डिंग इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स shall not be introduced or moved except on the recommendation of the president. ये किस में लिखा गया है? आर्टिकल 117 में. ठीक है. इसमें ये है कि that it provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provisions for the reduction or abolition of any tax. तो इसमें नो बिल्स अगर हमें पता है फाइनेंशियल बिल्स के बारे में, तो ये अंडर आर्टिकल 117 होगा. ठीक है. इसमें जो इम्पोर्टेंट जो मतलब एक दो तीन चीजें हैं, जैसे आर्टिकल 19 है, इट गिव्स प्रोविजन फॉर द रेगुलेशन ऑफ लॉज. देखो 117, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. आर्टिकल जो 117 है वो देता है स्पेशल प्रोविजंस इन रिगार्ड्स विद द फाइनेंशियल बिल्स. फाइनेंशियल बिल्स जो आर्टिकल 19 है, 119, इट गिव्स प्रोविजन फॉर रेगुलेशन ऑफ लॉ. रेगुलेशन ऑफ लॉज. ठीक है. ऐसे तो ये कुछ है, जैसे 117 एंड 119 में कंफ्यूजन हो जाता है. ठीक है. तो इसीलिए तो हमें याद रखना है 117 क्या कहता है? इट प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस इन फाइनेंशियल बिल्स. अब जैसे ये तो टैक्स इम्पोजिशन आया, लेकिन अगर अबॉलिशन है, रेमिशन है, ऑल्टरेशन है, ठीक है, जो इसमें इंक्लूडेड है वो कौन कौन से हैं? इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स. वो किसके अंडर है? मतलब ये हमारा आर्टिकल 117 के अंदर है. ठीक है. तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कभी अगर अबॉलिशन, रेमिशन लिखा आया तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाए. नहीं, इसका आंसर है 117. क्योंकि देखो अगर ये PYQ में है तो अब की बार हम कुछ अलग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो इसमें हमें बताना है ये जो तीनों ही चीजें आर्टिकल 39A, 40, 44, 48 ये DPSP के पार्ट है. DPSP के जब हम DPSP इन डिटेल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम सिंगल सिंगल को देखेंगे, बट लेकिन अगर हमें जनरली पता होना चाहिए. ठीक है. वो है आर्टिकल 44, हमें पता है यूनियन सिविल सर्विस कोड है, तो बिल्कुल ठीक होने वाला है. हमें कई बार पूछा जाता है आर्टिकल 40 के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर आता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है. इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A के अंडर है. आर्टिकल 48 ये इसका आंसर हमारा जो होगा वो है, इसका आंसर है 48, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 50. जो ये स्टेटमेंट है ना, इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 50. इट इज नॉट 48, क्योंकि 48 के अंदर क्या दिया हुआ है? इट प्रोवाइड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. जो आर्टिकल 48 है, इट प्रोवाइड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है. आर्टिकल 50 में आता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जब हम DPSP पढ़ेंगे ना तो हमें इन डिटेल होना. कई बार क्या होता है कि सिर्फ DPSP के पूछ लेते हैं, या कई बार सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के पूछ लेते हैं, तो ऐसे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली. ठीक है. आर्टिकल 17
देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। फिर आर्टिकल 78 का पूछा हुआ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, फिर हमने हमारा आर्टिकल 192 पूछा सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स। फिर आर्टिकल 352 पूछा हुआ है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो इसका आंसर अगर हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली, इसमें पूछा है मैच्ड करेक्टली, तो इसका आंसर होगा डी, आर्टिकल 352, दैट इज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इट इसमें क्या है, इसमें मैच्ड करेक्टली पूछा था, तो इसका आंसर आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 17 की बात करेगी तो ये एक फंडामेंटल राइट है, जो इसका आंसर क्या था? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, abolition of untouchability। ठीक है, ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही आता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला ये आर्टिकल 14 हो गया। ठीक है, आर्टिकल 78 की बात करें, इट इज रिलेटेड टू द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। तो इस्टेब्लिश ऑफ पार्लियामेंट नहीं है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर है इट इज रिलेटेड टू द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ड्यूटीज ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ये आर्टिकल 78 किसके अंडर है? पार्ट 5 के। ठीक है, आर्टिकल 192 salaries and allowances of parliament members, नहीं, आर्टिकल 192 is related to the decisions on the question of disqualification of members of house। तो आर्टिकल 192 की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा इट इज रिलेटेड टू डिसीजन ऑन disqualification, on question of disqualification related to decision on question of disqualification of members of House of Legislature of State of State, स्टेट की बात चल रही है। तो ये आर्टिकल 192 किसके पार्ट में आएगा? इट इज अंडर पार्ट 6। ओके, ऐसे हमें इन सब चीजों को याद करना है। हमें पता है कि इमरजेंसी की बात चल रही है तो ये कौन से पार्ट में आएगा? पार्ट 18 में। ठीक है, अगर यहाँ आर्टिकल 17 की बात चल रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात चल रही है, तो ये किस पार्ट के अंदर आएंगे? पार्ट 3। ऐसे करके हमें अपने आंसर्स को, पीवाईक्यूज को एनालाइज करके पढ़ना है कि अगर ये स्टेटमेंट या फिर ये क्वेश्चन सेम एज इट इज भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसको चेंज करके पूछा जाए तो तब भी हम उसको कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें 215 है, आर्टिकल 215, 22, 26, 20, 27। इसमें क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम जनरली, बिकॉज 215 है, 2022 वो ये वाला है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सारे के सारे जुडिशियरी से रिलेटेड है। तो हम इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? हमें पता है कि जो आर्टिकल 215 है, तो ये इसका आंसर है हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, हमें इसके बारे में पता है। एक आंसर तो 4 है, तो ऑब्वियसली आंसर जो होगा हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए का आंसर तो 4 है, तो डी, या तो आंसर इसमें से होगा या फिर ए में से होगा या डी में से होगा। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो आर्टिकल 222 है, इसका आंसर क्या है? इसका है 2 का 1 का द ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, ये आर्टिकल इसके अंदर आता है। तो इसका आंसर हमने देख लिया कि बी का 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर हो गया ए। फिर आगे हम देख लेते हैं 2026 वाला, ये है इसमें पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन राइट्स, ये तो हमने पढ़ा ही था। सुप्रीम कोर्ट का किस में आता है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के रिट्स होते हैं वो कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं ये आप कमेंट में बताएंगे। आर्टिकल 227, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 227 का, अब बचा कौन सा है? पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय हाई कोर्ट, तो इसका आंसर ये हो गया, तो इसका आंसर होगा ए।
ठीक है। ऐसे ऐसे हम देख लेते हैं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जैसे आर्टिकल यही हो गया एक तो जो हाई कोर्ट से रिलेटेड है, कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, कुछ मनी बिल और बिल से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो हमारे बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है और इसमें हमें देखना है। आर्टिकल 371A इज नॉट करेक्टली मैच पूछा हुआ है, इसका मतलब इज नॉट करेक्ट, एक इसमें से गलत है ही कोई, बाकी हमारे इसमें सही है। देख लेते हैं। 371A नागालैंड है, 371B असम है, 371C मेघालय, 371D, तो इसका आंसर है सी। 371C मेघालय नहीं है, इसका आंसर होगा मणिपुर। इसका आंसर है मणिपुर। ऐसे ही जो ये वाले हैं ना आर्टिकल्स, ये हमें बिल्कुल याद करके जाना है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है कि ए में नागालैंड है, बी में असम है, तो यहाँ पे हम कंफ्यूजन कर देते हैं और गलती हो जाती है। ठीक है, हम एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट्स। अच्छा ठीक है। देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल। Ninth, 10th, 11th, and 12th schedules were added to the Constitution of India by the Constitution in Amendment Act. तो हमें इसका आंसर बताना है कि which of the following given statement above is are correct. तो हमें बताना है इसका आंसर कौन सा है। 1 and 2 ठीक है, only 2 ठीक है, 3 ठीक है, 1 and 2 3 ये ठीक है, तो इसका आंसर है सी, 3 ओनली। हमें पता है कि ओरिजिनली ओरिजिनली कितने शेड्यूल्स थे हमारे पास, 8। 9, 10, 11, 12, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही आए होंगे, तो इसका आंसर होगा 3। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट्स, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था 22। 3 देयर आर 390 आर्टिकल्स, इट इज। अच्छा, अगर इसकी बात चल रही है तो ये देखो अब तो 25 हो गया। अब 390 की बात चल रही है तो ये अबव 400 है, मतलब 450 प्लस है। अब जो ये अगर ओरिजिनली भी पूछेंगे तो ये इसमें अगर ये ओरिजिनली भी होता तो यहाँ पे 395 होता और वहां पे 22 पार्ट्स होते। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है बिल्कुल, पर लेकिन इसमें ओरिजिनल कहीं भी नहीं लिखा, इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है, तो वो हम प्रेजेंट के हिसाब से लेके चलेंगे, तो इसका आंसर होगा 3। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 22 पार्ट्स एंड हेंस जो स्टेटमेंट 1 है वो तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। देयर वर 395 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब ये भी हमारा स्टेटमेंट 1 भी रॉन्ग है और 2 भी रॉन्ग है। 9th, 10th, 11th, 12th schedules were added to the Constitution of India by the Constitutional Amendment Act. तो ये हमारा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो 9th शेड्यूल था वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। अगर हम इसमें थोड़ा एडिशनल देख रहे हैं, जो 9th शेड्यूल था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आया था 1951। ठीक है, which was related to the land reforms and abolition of zamindari system, which was related to the land reforms and abolition of zamindari system. फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम 10th की, जो कि आया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट 1985। इसमें आता है एंटी डिफेक्शन प्रोविजन फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो एंटी डिफेक्शन प्रोविजन, ठीक है। अगर हम बात करें 11th की, वो आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, एंड 74 जो 12th था वो आया था 74th। तो ये कहीं ना कहीं पंचायत से रिलेटेड होगा क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, और ये कहीं ना कहीं हमारी अर्बन लोकल बॉडी से, म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, दैट इज फर्स्ट।
हमें अब क्या होना चाहिए, जो भी जितने भी स्केड्यूल्स हैं उनके जो मेन मेन प्रोविजंस है वो हमें याद होना चाहिए। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मतलब नेम करता है ऑफ द स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज, जो पार्ट वन में भी था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, फिर वही हमारा पार्ट उसमें आर्टिकल 1 to 4 था, और वही स्केड्यूल 1 में भी है। ठीक है, तो दे लिस्ट दिस लिस्ट द स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अगर हम सेकंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेकंड वाला क्या करता है, सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स, दैट पब्लिक ऑफिस, जजेस, सीएजी, इन सब की सैलरीज। ठीक है, सैलरीज एंड एमोलमेंट्स। नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा, ये आता है ओथ एंड अफर्मेशंस। ठीक है, और जो फोर्थ है, दिस डिटेल्स द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। इन राज्यसभा। तो जो इनके मेन मेन प्रोविजंस होते हैं ना, कि जो डिफाइन करते हैं कि हाँ इस शेड्यूल में है क्या, ये हमें बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। देखो अभी इसमें सिंपल पूछ ले, आपसे यही पूछ सकते थे सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स किस में आता है, कौन से शेड्यूल में आता है, वो सेकंड में आता है। मैच द फॉलोइंग में भी आपसे ये पूछा जा सकता था, तो इसीलिए ये जो चैप्टर है ना, मैंने इसलिए कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। Which of the next week कहते हैं which of the following are enriched in the third schedule of the Indian Constitution। ठीक है, अब हमें पता ही है कि जो हम थर्ड शेड्यूल की बात कर रहे थे उसमें आया था ओथ एंड अफर्मेशंस। ठीक है, देख लेते हैं। फॉर्म ऑफ ओथ फॉर ऑफ ऑफिस ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ फॉर द यूनियन। ठीक है, फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फॉर्म ऑफ ओथ of office for the president of India, and form of oath to be made by a member of parliament। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, आप बताएं। इसका आंसर होगा 1, 2 and 4। इसका आंसर 3 नहीं होगा। जो थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट डील्स विद द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। कौन कौन, मिनिस्टर फॉर द यूनियन, अब हम एक बार देख लेते हैं। मिनिस्टर फॉर यूनियन, और ये हमारे आंसर में था, तो ये ठीक हो गया। अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये इसमें है, ये हमारा ठीक हो गया। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट मिनिस्टर, बाय हार्ट में याद कर लेना, मे बी इस टाइम वर्डिंग्स चेंज कर दी जाए या कोई और ऑप्शंस दिए जाएं। अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, अभी पार्लियामेंट भी था, सेम बट फॉर स्टेट। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, सेम बट फॉर स्टेट। ठीक है, मेंबर ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ओके, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट था, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। The form of oath for the President of India has been given in Article 60 of the Constitution, not in the third schedule। ठीक है, तो जो ये वाला है ना, तो इसका आंसर होता है आर्टिकल 60 के अंडर आता है, ये थर्ड शेड्यूल के अंडर नहीं आता। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच करना है आपको, मैंने आपको बताया था कि मैच द फॉलोइंग्स में भी डायरेक्ट पूछा जाता है, सिंपल उनके जो सब्जेक्ट है उनका प्रोविजन है बस वो पूछा जाएगा। जैसे अगर पता है हमें, अगर हम अभी ऊपर पढ़ा था हमने, जो हमने नाइन्थ शेड्यूल था वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1 के अंदर आया था। ठीक है ना, तो ये इसमें ट्राइबल्स आएगा नहीं, इसका आंसर आ जाता, आई थिंक इसमें मैंने मिस किया, हाँ, एक मिनट, इसके कोड्स लिख देती हूँ मैं। मिस हो गई कोड्स, तो इसके लिख देते, जैसे ए का 1 लगा देती हूँ, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। एक ऑप्शन है जैसे ए का 2, बी का 3,
बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3। तो ये अब आप बताएं। ठीक है, हमें पता है कि जो नाइन्थ का है, अभी हमने पढ़ा है, वो है इसका 1। तो देख लेते हैं, ऑप्शन में 1 हमारा 2 में है और इनमें नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। इसका डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ए भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, या तो इसका आंसर बी होगा या सी होगा। एक बार अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ। हम फर्स्ट चलते हैं। ठीक है, देखिए फोर्थ शेड्यूल में, जो हमारा फोर्थ शेड्यूल है, उसमें किस चीज का प्रोविजन है? उसमें है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। देख लो, फोर्थ का आंसर जहां 3 है, 3 है, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, फोर्थ में आता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, राज्यसभा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। सिक्स, सिक्स में क्या था? ट्राइबल एरियाज। सिक्स में क्या है? ट्राइबल एरियाज, तो इसका आंसर था फोर्थ। एट्थ में है लैंग्वेजेस के बारे में। अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, पार्ट्स की अगर जब हम बात करेंगे लैंग्वेजेस में, तो वो पार्ट्स में था 17 में, पर अगर हम बात करें स्केड्यूल्स में, तो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो किस में आएंगी? 8th में। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कोयलो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है 9th। ठीक है, it is a landmark case which is which upheld the authority of the judiciary to review the laws, which includes under the ninth schedule, which was against the basic structure of the constitution. So it is also known as ninth schedule case. तो हमें यही बात याद रखनी है, ninth schedule case। और मैंने आपको, जैसे हमने पिछली बार जो चैप्टर किया था मेकिंग ऑफ द सेलेंट, उसमें भी केशवानंदा भारती केस के बारे में हमने डिस्कस किया था ना। वो एक जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन उस टाइम पे उसमें दिया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसे अमेंड नहीं कर सकते। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स हैं, हमें सिर्फ उनको लेके चलना है। एक तो बहुत सारे जजमेंट्स है, तो हम उन सबको तो नहीं देख सकते हैं, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ। मेंस में तो जब आंसर राइटिंग करते हैं, तो जजमेंट्स अगर हम लिखते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है हमारे लिए। वेरएज जब हम प्रीलिम्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो मेन होता है इंपॉर्टेंट, जिस पे ज्यादा डिस्कशन हुआ होता है, तो वो हमें नोट डाउन करना चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ पे स्केड्यूल्स पढ़ रहे हैं, तो जो स्केड्यूल से रिलेटेड है कोई केस, तो हमने इसको ध्यान देना है। ये 9th शेड्यूल से रिलेटेड था। ठीक है, जिसमें उसने क्या करना था? जुडिशियरी टू रिव्यू द लॉज। ठीक है, और अगेंस्ट था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के, तो इसीलिए इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें इसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The Parliament of India can place a particular law in the ninth schedule of the Constitution of India. ठीक है, the validity of a law placed in the ninth schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है ए। ठीक है, जो नाइन्थ शेड्यूल है वही कि इट डील्स विद द एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर विच इज डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, तो पार्लियामेंट डीलिंग विद द अदर मैटर। तो दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। हमने ये भी ध्यान दिया था कि जो ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट। मतलब जुडिशियल स्क्रूटिनी से बचाने के लिए हमने इसमें कुछ लॉज को प्रोटेक्टेड किया था। ठीक है, पर 2007 में हुआ था ये केस। कब हुआ था कोयलो केस वाला? ये 2007 में। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द लॉज इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये जो अब स्टेटमेंट है ना, अब जब ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ गया है, जुडिशियल रिव्यू के, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? Only one. The Parliament of India can place a particular law in the ninth schedule of the Constitution of India. But जो ये इसकी validity of law placed in this cannot be examined, ऐसा गलत है, क्योंकि ये अब judicial review के अंडर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। which one of the given subject is not correctly matched with their list? ठीक है, फॉरेस्ट, स्टॉक एक्सचेंज, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक यूनियन एंड पब्लिक हेल्थ स्टेट। इसका आंसर होगा स्टॉक एक्सचेंज, बी। जो स्टॉक एक्सचेंज एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन लिस्ट। तो यहाँ पे कॉन्करेंट की जगह क्या आना था? यूनियन आना था। ठीक है, अगर यूनियन होता तो ये ठीक था। ठीक है, बाकी पब्लिक हेल्थ इज अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड फॉरेस्ट इज अ सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब कोई भी उसमें बना सकता है सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो इसमें जो क्या होता है हम थोड़ा देख लेते हैं कि लेजिस्लेटिव लिस्ट है
और वो हमारे कौन से स्केड्यूल में है, जो ये लेजिस्लेटिव लिस्ट है, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव लिस्ट है, 7th शेड्यूल में। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा ये कौन कौन सी है, यूनियन है, स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट। फिर हमें इसमें बताना है कि यूनियन लिस्ट में कितनी एंटिटीज हैं करंटली, 98, स्टेट में 59 और कॉन्करेंट में 52। बट इनका मैं, ये तो है करंट, करंट के पर्सपेक्टिव, पर अगर ओरिजिनली हम बात करें तो यूनियन में 97 थी, स्टेट में 66 एंड कॉन्करेंट में 47। ठीक है, जो कि पूछ लिया जाता है। फिर आ जाते हैं कि हमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट जो लिस्ट है ना, इसके अंडर के हमें ये बताने पड़ते हैं कि देखो, मैं बता देती हूँ पहले आपको थोड़ा सा बेसिक कि यूनियन जो लिस्ट है, दे उसमें क्या होता है, 97 है, प्रेजेंटली 98 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 97 थे, बट करेंटली उसमें 98 है, एंड ओनली द सेंटर हैज द पावर टू मेक लॉज। यूनियन से पता चल रहा है, तो सेंटर बताएंगे। स्टेट वाले में सिर्फ स्टेट होंगी, ठीक है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट आते हैं, दी सब्जेक्ट्स, द सेंटर एंड द स्टेट बोथ हैव द पावर टू मेक लॉज। ठीक है, कॉन्करेंट में आप ये दोनों बना सकते हैं। अब कुछ है प्रोविजन, जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्टॉक एक्सचेंजेस, फ्यूचर मार्केट, शेयर मार्केट, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, सेंसस, इंश्योरेंस, डिफेंस, रेलवेज, कॉरपोरेशन टैक्सेस, ये तो यूनियन के अंदर आता है। ठीक है, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, गैस, एग्रीकल्चर, रेलवे, पुलिस, प्रिजन्स, पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट, लैंड रिफॉर्म्स, ये सब स्टेट लिस्ट के अंदर आ जाएगा। इकोनॉमिक, सोशल प्लानिंग, क्रिमिनल प्रोसीजर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, ऐसे ऐसे चीजें ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती हैं। तो ये एक लिस्ट है प्रॉपर। मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, एक बार आप वहां जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द last question of the day today, is what is our true in relation to autonomous districts, हमें बताना है। तो each autonomous district council has 30 members, ठीक है। 24 members of ADC are elected via voting and rest 6 are nominated by the governor. Next, right to direct the acts and passed by the Parliament of India in autonomous districts of Assam lies with the governor। तो हमें इसका बताना है कि इसमें हमें बताना है कि ट्रू कौन से हैं, मतलब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है हमें। तो इसका आंसर होगा 1 and 3, बी। 1 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। द सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर रहता है। सिक्स्थ शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। अब हम यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं, डीसी, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर आता है, जो किससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स of tribal or administration of tribal areas in states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. ठीक है, the provision of the sixth schedule are provided under article 244 का 2 and 275 1। तो इनके आर्टिकल भी हमें पता होने चाहिए, 244 2 and 275 1 of the Indian Constitution। जो सिक्स शेड्यूल है, इट मेड द प्रोविजन दैट जो ट्राइब एरियाज आर टू बी एडमिनिस्टर्ड एज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनॉमस रीजन। ठीक है, तो देयर शेल बी अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होना चाहिए, और ये इन्हीं के अपहेल्ड होगा। ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर। तो देयर शेल बी अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एंड कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 30 मेंबर्स। तो उसमें यही था कि 30 मेंबर से ज्यादा मेंबर्स तो उसमें नहीं होने चाहिए। तो जो 4 पर्सन होते हैं इसमें, नॉट मोर देन 4, 4 से ज्यादा पर्सन शैल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर एंड द रेस्ट शैल बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। मतलब 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे तो 6 लिखा है, तो ये स्टेटमेंट है रॉन्ग, क्योंकि इट्स नॉट मोर देन 4। ठीक है, एंड रेस्ट शुड बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है। द राइट्स टू डायरेक्ट द एक्ट्स पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन ऑटोनॉमस। अब हम सब कुछ इसके अंडर है, तो जो ये लॉज है, जो एक्ट्स हैं, ये किसके अंडर होगा, एडीसी के अंदर।
ठीक है, तो ये हमें इसका ध्यान रखना है। अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें स्केड्यूल, जो ये सारे स्केड्यूल्स हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, इनके जो प्रॉपर प्रोविजंस है वो, जैसे फर्स्ट स्केड्यूल है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को डिस्कस करता है, सेकंड जो है वो सैलरी एंड इमॉल्यूमेंट्स अलाउंसेस इनको डिस्कस करता है, जो थर्ड स्केड्यूल है वो ओथ एंड अफर्मेशन को, फोर्थ स्केड्यूल थर्ड स्केड्यूल ओथ एंड अफर्मेशन को, फोर्थ स्केड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, फिफ्थ है रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ scheduled areas and scheduled tribes, जो सिक्स्थ है वो इट इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो सेवेंथ शेड्यूल है वो डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करता है, जिसमें लेजिस्लेटिव लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, एट्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें तो उसमें लैंग्वेजेस हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं एट्थ शेड्यूल वाले को, क्योंकि इसमें जनरली पूछ लिया जाता है। एट शेड्यूल्स है और ये करंट का टॉपिक भी है। तो एट शेड्यूल्स, जिसमें ओरिजिनली एट शेड्यूल में हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की। ठीक है, ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी। ठीक है, सिंधी, कुछ इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है, जैसे जो सिंधी लैंग्वेज है एडेड बाय 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। फिर कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुरी। ठीक है, ये 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली, उसमें आता 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। उड़िया, उड़िया था पहले, उड़िया was renamed as उड़िया, कौन से अमेंडमेंट से? 96 अमेंडमेंट से 2011। ठीक है, ठीक है, ये हमें इसमें कुछ याद रखना है। ये करंट का जो टॉपिक है इसमें, जैसे अभी से 6 लैंग्वेजेस थे जो वो और इंक्लूड करनी थी ना, तो उस चीज का मराठी, पाली, ये वाली तो एक बार आपको ये देखनी है। तो इसलिए ये जो स्केड्यूल्स वाला है में भी पूछा जा सकता है, तो हमें इसमें देख के चलना है। तो जनरली पूछ लिया जाता है कि जो अब ये लैंग्वेजेस है, जैसे सिंधी है, कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुरी सिर्फ लिखा आ गया और नीचे लिखा आ गया कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर ऐड की गई थी, तो इसमें पता होना चाहिए ये 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंडर हमने किया था। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक तो यही हो गया हमारा आर्टिकल 1 to 4, जो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का आता है। फिर फंडामेंटल राइट्स जो होती हैं वो हमारी बाय हार्ट याद होनी चाहिए। डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स होगी हमारी, डीपीएसपी हो गई है, ये है, याद रखनी है हमें। फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें जो हमारी ड्यूटीज हैं वो याद रखनी है। फिर जो हमारी प्रेसिडेंट के अंडर, जैसे आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता है, फिर आर्टिकल 53 उसकी एग्जीक्यूटिव पावर, 54 इलेक्शंस, 55 उसके मैनर ऑफ इलेक्शन, 57 एलिजिबिलिटी, 58 उसकी क्वालिफिकेशन, 60th ओथ और अफर्मेशन की बात करता है, फिर उसके 61 प्रोसीजर की बात करता है। जैसे ये प्रॉपर जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हैं उसमें ही कई बार सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 54, 55, 57, 58। ठीक है, फिर उसको शफल कर देते हैं, उसमें पूछ लेते हैं कि नेक्स्ट इसका 54th मैनर ऑफ इलेक्शन है या फिर एलिजिबिलिटी, तो आपको मैच द फॉलोइंग करना होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आर्टिकल 80 है कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, 81 है कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल है। ठीक है, और अगर हम बिल्स की बात करें, ठीक है, तो वो है जैसे 109, 109 आर्टिकल, इट टॉक्स अबाउट द 109। अगर हम बात करें बिल्स की, तो 109 है स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल के रिस्पेक्ट में स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, फिर फिर जो है 110 है वो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, 110 में इट्स डेफिनेशन ऑफ
मनी बिल, ठीक है। 111 में SN2 बिल, ये बात हो जाती है। फिर जो बजट है, बजट नहीं मेंशन्ड है, नाम क्या मेंशन्ड है, एक 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मेंशन्ड है। फिर 114 में अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। और 117 स्पेशल प्रोविजन एज टू द फाइनेंशियल बिल्स। तो ये चीजें हमें याद करनी है, ये जो हमें कंफ्यूज हो जाते हैं जिसमें, ठीक है। जैसे आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट की बात है, 38A में शेड्यूल ट्राइब्स की बात है, और 38B में 338B में बैकवर्ड क्लास की। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो रिट्स हैं वो किसके अंडर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाली आर्टिकल 32 के अंडर, ठीक है। ऐसे हमें ये चीजें याद होनी चाहिए। फिर जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जैसे 243A के अंडर आता है ग्राम सभा, 243B के अंडर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, 243H के अंडर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। 243A ग्राम सभा, 243B इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, बी 243 243H की अगर पूछ लेते हैं तो पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। 243K की अगर बात कर रहे हैं तो इट्स इलेक्शन टू द पंचायत। 243Z की बात कर रहे हैं अगर, 243Z, तो इट्स ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये चीजें हमें याद होनी चाहिए, इसीलिए ये जो चैप्टर है ये पूरा एक बेसिक है, जिसे आप कह सकते हैं ना फाउंडेशन, ये है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटी, कि जो आगे के जो चैप्टर्स होंगे, है ना, उनका ये फाउंडेशन है। अगर आपको पार्ट्स, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स में ही कंफ्यूजन है तो आपको आगे थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स, DPSP पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है गाइस। अगर आपको इसी चीज को ना डिटेल में आगे पढ़ना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसमें मैं आपको वो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है ना, वो उसमें डाल दूंगी, आप उसको देख लेना वहां से। तो ये आज हमने लेक्चर 3 था, ये कंप्लीट कर लिया था। आप इनसे बाय हार्ट याद करें, पार्ट्स को, स्केड्यूल्स को, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको, जैसे लोकल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो पार्लियामेंट रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो याद करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान से इसको देख लेना एक बारी। तो थैंक यू, एंड डू like, share and subscribe our channel for more such videos, okay?